नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर मैं समय हूँ पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 19 परिस्थितियों का फ़ायदा उठाते सीखना। मैं अब यह बता दूं कि इस ब्रह्मांड में तथा आपके जीवन में जो कोई भी परिस्थितियां बनती रहती हैं वे सभी मेरे द्वारा ही निर्मित होती हैं। हाँ, परंतु वे निर्मित नियम से ही होती हैं और सच कहूँ तो यह मेरा एक बड़ा ही रोचक स्वभाव है और इस हेतु मैं इतने बड़े संयुक्त कंप्यूटर के तौर पर कार्य करता हूँ कि इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। और यही एक जगह है जहाँ मनुष्य को अपने विश्व के साथ साथ सारे विश्व पर बराबरी की पैनी निगाह बनाए रखनी होती है, क्योंकि मेरे संयुक्त कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली परिस्थितियाँ सीधे तौर पर हर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। और सच कहूँ तो वे जितना प्रभावित करती हैं उससे कहीं ज़्यादा तो मनुष्य स्वयं उन बनती बिगड़ती परिस्थितियों से कन्फ्यूज्ड होता रहता है। और यहाँ यह स्पष्ट कर दूँ कि मेरा इतना बड़ा कार्य भी घटता नियम से ही है। और सच कहूँ तो इन बनती बिगड़ती परिस्थितियों को समझने वाले तथा उनसे फ़ायदा उठाने वाले भी बहुत हो चुके हैं। जब बात चली ही है तो यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जिन्होंने भी बड़ी सफलता पाई है उन्होंने इन बनती बिगड़ती परिस्थितियों को न सिर्फ समझा है बल्कि उन्हें विश्व से उसका मेल बिठाकर उसका भरपूर फ़ायदा भी उठाया ही है। और इस लिहाज से यदि मैं इन बनती बिगड़ती परिस्थितियों को सफलता का सार सूत्र कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा। और अब आपको अलग से यह समझाने की कोई आवश्यकता नहीं कि यह बनती बिगड़ती परिस्थितियाँ एक मेरे ही कारण चलायमान हैं। और जैसा है कि मैं अपने स्वभाव के बारे में अनेकों बार बता चुका हूँ कि एक डेटा मेरे पटल पर खड़ा की कि नहीं, मैंने उसे मल्टीप्लाई किया नहीं। और ठीक उसी तर्ज पर मैं परिस्थितियों के साथ भी व्यवहार करता हूँ। हाँ, यहाँ फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ डेटा सामूहिक चाहों या ज़रूरतों के कारण मेरे संयुक्त समय पर पड़ता है और उसकी प्रतिक्रियाएं भी सबको संयुक्तता में ही भुगतनी पड़ती हैं। जी हाँ, आप ठीक समझे, यह संयुक्त समय मेरा एक अलग ही रूप है। सीधे तौर पर समझा जाए तो यह संपूर्ण मनुष्यता के समय का एक सामूहिक जोड़ है, जो इसलिए इसकी प्रतिक्रिया संपूर्ण मनुष्यता को प्रभावित करती है। खैर, अभी तो इससे पहले कि मैंने क्या क्या कहा उस बाबत ही आप कंफ्यूज हो जाएं, मैं सीधे तौर पर सबसे पहले यह बनती बिगड़ती परिस्थितियां क्या होती हैं उसके बाबत आपको विस्तार से बताता हूं। और उस हेतु सबसे पहले आप थोड़ी निगाह अपने चारों ओर फैले स्पेस पर फेरें। देखें स्पेस में चारों ओर कितने भयानक कर्म हो रहे हैं। कोई फैल रहा है तो कोई नष्ट हो रहा है, कोई किसी से टकरा रहा है तो कहीं किसी कारण से भूकंप और तूफान आ रहे हैं। और अब तो विज्ञान की मेहरबानी से आप इतना तो समझ ही चुके हैं कि यह सब कुछ नियम से ही घट रहा है। अरे भाई, नियम से घटने के कारण ही तो इनमें से कुछ विज्ञान जान चुका है और कुछ एक के बारे में जानने हेतु वह प्रयासरत है। और तभी तो विज्ञान सुनामी से लेकर मौसम तक की पहले से आगाही कर पाता है, क्योंकि भविष्य के बारे में जाना और बताया ही तभी जा सकता है जब सब कुछ नियम से घट रहा हो। ठीक वैसे ही मनुष्यों की अपनी दुनिया में भी सबके अपने अपने कंप्यूटर के हिसाब से परिस्थितियां बनने और बिगड़ने के बड़े भयानक कर्म चलते ही रहते हैं, परंतु दुर्भाग्य से इस ओर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। इस पूरी बात को ऐसा समझे कि हर मनुष्य के कंप्यूटर में हजारों डेटा डले पड़े हैं। इस कारण अक्सर मनुष्यों के मन की हार्ड डिस्क करप्ट हो जाती हैं और करप्ट हो जाने पर उनमें से स्वतः ही डेटा निकलना व घुसना प्रारंभ हो जाता है। बेहोशी में निकले इन तमाम डेटा के कारण संपूर्ण मनुष्य जगत की संयुक्तता में कई परिस्थितियां बनना और बिगड़ना प्रारंभ हो जाती हैं। और फिर
यह अकारण बनती बिगड़ती परिस्थितियां हर उस समय व्यक्ति को प्रभावित करना प्रारंभ कर देती है जो अपने मनरूपी कंप्यूटर के ऑपरेटर और प्रोग्रामर स्वयं नहीं होते। यानी परिस्थितियां बनाते भी वे हैं जिनका कंप्यूटर करप्ट हो चुका है, और उन परिस्थितियों को भुगतते ही भी वो ही हैं जिनका कंप्यूटर करप्ट हो चुका है। इस बात को और थोड़ा विस्तार से कहूँ तो दरअसल मनुष्य जीवन में घटने वाली हर छोटी से छोटी घटना करोड़ों करोड़ों पुरानी घटनाओं का जोड़ होती है। यानी यहाँ कुछ भी अनायास नहीं घटता है। मानो आपको बच्चा हुआ है और तो यह अनायास नहीं हुआ है, यह आपने शादी की इसलिए हुआ है। लेकिन सच तो यह है कि आपका शादी करना भी इस घटना का प्रारंभिक बिंदु नहीं। यदि आपके माँ बाप ने शादी न की होती तो भी यह संभव न हो पाता। फिर उनके भी माँ बाप कहाँ तक जाएंगे यह आप जाने, पर यह बता दूं कि पीछे जाते जाते आप सीधे मेरे अस्तित्व में आने तक पर पहुंच जाएंगे। और यह एक दो नहीं, हर घटी घटना के साथ आप पाएंगे, क्योंकि आखिर सब कुछ अस्तित्व में भी सिर्फ मेरे कारण है, और यह सब कुछ चलायमान भी एक मेरे ही कारण है। लेकिन ये सब बातें बड़ी घटनाओं के बाबत हुई, और शायद इसलिए यह बात समझना आपके लिए इतना मुश्किल भी नहीं होनी चाहिए। परंतु यह भी समझ ले कि बड़ी घटनाएं ही नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्म घटनाएं भी हजारों घट चुकी घटनाओं का जोड़ ही होती है। और बात आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ ऐसी ही सूक्ष्म घटनाओं के घटने के कारणों पर प्रकाश डालना चाहूँगा, ताकि आपको आगे और गहरी बातें समझने में आसानी हो जाए। मानो दो समुदाय के आपस में झगड़े हो जाते हैं। बुद्धिमान एनालिसिस कर खोजने का प्रयास करते हैं कि किसने उन्हें भड़काया, लेकिन क्या सिर्फ उस कारण यह दंगे हुए हैं? नहीं, कोई भड़का ही कैसे सकता है यदि दो भिन्न भिन्न धर्म या समुदाय अस्तित्व में ही न आए होते। यहाँ सवाल यह भी उठना खड़ा होता है कि एक मनुष्य को छोड़ ये सारे धर्म अस्तित्व में आए ही क्यों? क्योंकि चंद बुद्धिमानों ने करप्ट कंप्यूटर वालों के भीतर पनप रहे लोभ और भय को पहचान लिया। बस उसका फ़ायदा उठाने हेतु उन्होंने ये समुदाय वाले धर्म बना डाले। लेकिन उन्हें इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी? बस मान सम्मान व धन पाने हेतु। तो फिर यह बताओ कि उन्हें मान सम्मान और धन की आवश्यकता ही क्यों महसूस हुई? क्योंकि उनका बढ़ा अहंकार उसी से तृप्त हो सकता था। कहने का तात्पर्य, पीछे घटी करोड़ों करोड़ों घटनाएं ही आज घटी एक छोटी से छोटी घटना को स्वरूप दे रही है, और चूंकि वे नियम से घट रही हैं अतः वे अपने समय पर ही घटती हैं। यदि आप मानते हैं कि फला व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह ने शतरंज या ताश जैसे शानदार खेल खोजे, तो फिर आप मार खा रहे हैं, क्योंकि वे खेल अपने वर्तमान स्वरूप में कई खेलों की जोड़ के रूप में आए हैं, और वे सारे खेल मस्ती की चाह से पैदा हुए हैं, तथा मस्ती की चाह तनावपूर्ण जीवन के कारण पैदा हुए हैं, और यह तनाव या स्ट्रेस भागा दौड़ी के कारण मनुष्य जीवन में आया है, तथा यह भागा दौड़ी चीज़ों की ज़रूरत के कारण पैदा हुई है। कहने का तात्पर्य, चेस और पत्ते जैसे खेल भी हजारों वर्ष में घटी लाखों करोड़ों घटनाओं के जोड़ के कारण अस्तित्व में आए हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ घटने वाली हर घटना पीछे घटी न जाने कितनी घटनाओं का जोड़ होती है। वैसे इन्हीं सब बातों को मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन के चंद उदाहरणों से भी समझाए देता हूँ, क्योंकि न सिर्फ देश या समाज में उत्पन्न परिस्थितियाँ ही मनुष्य जीवन को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि उसके व्यक्तिगत जीवन में घटने वाली घटनाएं तो उसे और भी गहरा प्रभावित कर रही हैं। पिता पुत्र, भाई भाई या पति पत्नी के झगड़े क्या किसी एक घटी घटना का परिणाम है? नहीं, ऐसा आप सोच सकते हैं, परंतु यह अंतिम घटना आपस में वर्षों तक घटी कई अनचाहे अनुभवों का एक ऐसा जोड़ है जिसने एक दिन किसी एक छोटे से कारण से विस्फोट का रूप धारण कर लिया होता है। और चूंकि यह तो आपके जीवन की बात है,
इसलिए आपके नियंत्रण में भी होती है। यदि आप इस संदर्भ में घटी पहली घटना के वक्त ही सावधान हो जाएं और उसे वहीं आगे बढ़ने से रोक दें तो शायद आपसी मनमुटाव ही ऐसी नौबत आपके जीवन में कभी न आए। यूँ भी माना कि लाखों वर्ष पूर्व घटी घटनाओं पर आपका कोई जोर नहीं, परंतु 20-30 वर्ष पुरानी घटनाओं पर तो आपका नियंत्रण होना ही चाहिए। जाति तौर पर घटने वाली घटनाओं के सिलसिले को समझकर उसे नियंत्रित कर सकने वाली बात समझ गए हों तो अब वापस लाखों वर्ष से घट रही घटनाओं पर आ जाता हूँ और उसमें महत्वपूर्ण यह भी कि भले ही लाखों वर्ष पुरानी घटना के कारण घटने वाली घटनाओं पर आपका जोर नहीं, परंतु उनके प्रभाव में आना या न आना उस पर तो आपका पूरा बस है ही। मानो पूरा विश्व समुदाय और संप्रदाय भले ही बटा पड़ा हो, परंतु आप चाहें तो उससे दूर खड़े हो ही सकते हैं। लाखों बुद्धिमान आज भी इन सब फिजूल के विभाजनों से दूर खड़े हुए ही हैं। चलो यह सब भी छोड़ो, अभी तो आपको आपके मतलब की एक बात बताता हूँ। इन बनती बिगड़ती परिस्थितियों का ज्ञान न सिर्फ आपको सफलता के शिखर पर बिठा सकता है, बल्कि हजारों झंझटों तथा मुसीबतों से छुटकारा भी दिलवा सकता है। क्या बात करते हो समय महाराज। तब तो इस बात को थोड़ा और विस्तार से बताओ। अब आपके मतलब की बात हो तो विस्तार से न समझाऊं ऐसा थोड़े ही होने वाला है, लेकिन यह बात थोड़े गहरी भी है। अतः इसे समझने हेतु आपके मेरी गति की विभिन्नताओं को अच्छे से समझना जरूरी है। वैसे मैं अपनी गति की विविधताओं के बाबत पहले भी समझा ही चुका हूँ, परंतु बनती बिगड़ती परिस्थितियों को गहराई से समझने हेतु आपको मेरे गति परिवर्तन और उससे आप पर होने वाले प्रभाव को थोड़ा और विस्तार से समझाना जरूरी है। पहले बात इसी पर करता हूँ। वैसे तो मनुष्य के मन रूपी कंप्यूटर में मेरी हजारों भिन्न भिन्न गतियाँ हैं, यह मैं आपको अच्छे से समझा ही चुका हूँ। यह भी बता ही चुका हूँ कि मेरी गति जितनी तेज उतनी ही आपका जीवन सुखी और सफल। परंतु अब यहाँ आपके मेरी गति और उसके आप पर पड़ने वाले गंभीर प्रभाव के चंद सूक्ष्म उदाहरण देता हूँ। कई बार आपने गौर किया होगा कि आप कोई ऐसा सपना देख रहे हैं जिसमें आप तेज दौड़ रहे हैं। बस तत्क्षण सपना देखते देखते आप पसीने से लथपथ हो जाते हैं। सोचो, बिस्तर पर लेटे लेटे सिर्फ दौड़ने का सपना देखने से और उतने में पसीने से लथपथ हो। जी हाँ, क्योंकि उस 1 मिनट के सपने में मैंने आपको 10 किलोमीटर दौड़ा दिया होता है। यही मेरी गति की भिन्नता भी है और मेरी तेज गति का कमाल भी। ठीक उसी तरह कई बार आपने महान लोगों की जीवनी पढ़ते वक्त अनुभव किया होगा कि उन्होंने जितने कार्य किए हैं वे एक 60-80 वर्ष के औसत जीवन में संभव नहीं। बात भी यही है। उनके और आपके मन की गति में इतना बड़ा फासला है कि वे घड़ी के उस 60 वर्ष में 600 व कई बार तो 6000 वर्ष जितना जी लिए होते हैं, जबकि आम मनुष्य में कई तो 60 वर्ष के अपने जीवन में 6 वर्ष भी नहीं जिए होते हैं। आपको भी उनको देखकर लगता होगा कि उनका जीवन व्यर्थ ही गया, कर कुछ नहीं पाए। कैसे कर पाते? अपने जीवन में मनुष्य कितना कार्य कर पाता है, इसका सीधा ताल्लुक उसके भीतर मेरी गति किस प्रकार की है उस पर निर्भर है। यानी मेरी गति तेज तो जीवन सफल, वरना एक आम जीवन। और कैसे, यह मैं आपको कुछ उदाहरणों से बताता हूँ। कई लोग जिनके भीतर मेरी गति धीमी होती है, उन्हें चाहते हुए भी कोई चीज़ 20 बार पढ़ने पर भी याद नहीं होती। मैं यहाँ स्कूल के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जिन्हें ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ रहा हो, क्योंकि उनमें से कई ऐसे होते हैं जो मजबूरी में पढ़ रहे होते हैं, इसलिए उन्हें याद नहीं होता है। मैं तो इधर चाहकर भी याद न होने या बात न समझ में आने वाली बात कर रहा हूँ। मेरी उनके विपरीत जिनके भीतर मेरी गति तेज होती है, उन्हें पन्ने पलटते पलटते ही सब कुछ याद हो जाता है। उन्हें बड़ी से बड़ी रहस्यमयपूर्ण
रहस्यपूर्ण या कॉम्प्लिकेटेड बात भी पल भर में समझ में आ जाती है, क्योंकि उस पल भर में वे घंटों का पढ़ और समझ लेते हैं। चलो, यह तो छोटे मोटे फ़ायदे हुए। मेरी गति तेज होने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह कि ऐसा मनुष्य परिस्थितियों को उनकी जड़ से पहचान लेता है और उससे वह हजारों वर्ष पुरानी रखी नींव का फ़ायदा उठाने में समर्थ हो जाता है। यानी हजारों वर्ष में हजारों मनुष्यों की कोशिशों से पकी रोटी उसे बिना कोई विशेष प्रयास के ही चट करने का मिल जाता है। और यह बात जो मैंने यहाँ एक वाक्य में कही, वही सफलता का सबसे बड़ा सार सूत्र है, जो आज के बाद यह ध्यान रख लेना कि जिन्होंने भी जीवन में बड़ी सफलता पाई है, उन्हें यह सफलता परिस्थितियों के निर्माण के गणित द्वारा रेडी प्लेटर पर ही मिली है। यानी साधारण भाषा में कहूँ तो उन्हें अपॉर्चुनिटी यानी मौके को न सिर्फ ठीक से पहचानना है, बल्कि हाथों हाथ उस पर झपट्टा भी मारा है। मैं मानता हूँ कि यह बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इसलिए समझना भी इतना आसान नहीं है। अतः यह बात मैं आपको थोड़ा विस्तारपूर्वक तथा कुछ उदाहरण का सहारा लेकर समझाता हूँ। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ खोजा, यह सत्य है, परंतु सवाल यह कि साइकिल की दुकान चलाने वाले और बमुश्किल चंद क्लास तक पढ़ने वाले राइट ब्रदर्स को यह अद्भुत सफलता मिली कैसे? निश्चित ही उनकी दूरदृष्टि और कार्य में भिड़ने की क्षमता वगैरह का इसमें बहुत बड़ा योगदान है ही, परंतु कोई इतने मात्र से उनका काम नहीं चला है। उनके मनरूपी कंप्यूटर की गति कितनी ही तेज हो, परंतु परिस्थितियों का साथ भी आवश्यक है ही, और उतना ही आवश्यक उन परिस्थितियों को पहचानना और भुनाना भी है। यहाँ अब मैं यह समझाता हूँ कि राइट ब्रदर्स को यह हवाई जहाज़ की खोज रेडी प्लेटर पर कैसे मिली। दरअसल तो इस हवाई जहाज़ के खोज की नींव हजारों वर्ष पहले उस समय डल चुकी थी, जब पक्षियों को उड़ता देख मनुष्यों ने भी कपड़ों के पंख लगाकर उड़ने के प्रयास किए थे। हालांकि उसमें तो उन्हें सफलता नहीं मिली, परंतु फिर चाइनीज़ पतंगों के आविष्कार ने मनुष्य की उम्मीदों को एक बार फिर जगाया। फिर तो लियोनार्डो दा विंची के सिद्धांत एवी कांस्टेंट तथा हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा उड़ाकर मोंगोफियर ब्रदर्स ने उड़ान की नींव और भी मजबूत कर दी। तत्पश्चात पैराशूट खोजे गए और वस्तु को शक्ति देने हेतु इंजन का भी आविष्कार हुआ। लेकिन इन सबसे बढ़कर राइट ब्रदर्स के साथ बात यह हुई कि उनके पिता मिल्टन राइट ने उन्हें बचपन में एल्कोस पेनोड का बनाया एक उड़ने वाला खिलौना गिफ्ट में दिया। एक तो इस खिलौने ने यह सिद्ध कर ही दिया था कि आवश्यक शक्ति प्रदान कर वस्तु उड़ाई जा सकती है, और दूसरा इस खिलौने ने राइट ब्रदर्स को वो प्रेरणा दी कि फिर उन्होंने उड़ने वाला यंत्र अपने जीवन का एकमात्र मकसद बना लिया। और दूसरा इस खिलौने ने राइट ब्रदर्स को वो प्रेरणा दी कि फिर उन्होंने उड़ने वाला यंत्र बनाना ही अपने जीवन का एकमात्र मकसद बना लिया। और अंत में तो उन्हें अपने प्रयोगों के अंतिम स्टेज में न्यूटन के गति के सिद्धांत भी बड़े काम आए। कहने का तात्पर्य, उड़ान का माहौल जम चुका था। उन्होंने अपनी पैनी दृष्टि और दृढ़ता के बल पर उसे अंजाम तक पहुंचा दिया। वैसे तो आप समझदार हैं, बात एक ही उदाहरण से समझ गए होंगे, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा। अतः मैं आपको यही बात एक और दृष्टांत देकर समझाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह समझ गए तो फिर आपको सफलता के शिखर छूने से कोई नहीं रोक सकता। तो बात यह कि महात्मा गांधी ने अकेले हाथों और वह भी बिना किसी हिंसा के सिर्फ अनशनों और आंदोलनों के बल पर 200 वर्ष से अंग्रेज़ों की गुलामी झेल रहे भारत को कैसे आज़ाद करा दिया। तो यहाँ भी आज़ाद होने की परिस्थितियाँ कब की निर्मित हो चुकी थी। अंग्रेज़ों ने जुल्म, लोगों की जागरूकता, चंद्रशेखर की हत्या व भगत सिंह जैसे को फांसी तथा जालियांवाला बाग जैसी घटनाओं ने तख्ता तैयार किया ही हुआ था। सिर्फ गांधी जी की भावना और दृढ़ता ने मिलकर उसे अंजाम तक पहुंचा दिया। और इसे ही मेरी भाषा में टाइमिंग कहते हैं। टाइमिंग का अर्थ ही यह है कि तैयार हो चुकी परिस्थिति पर सबसे पहले झपट्टा मार देना।
वैसे इस टाइमिंग का एहसास आपको में छोटी मोटी कई बातों में होगा भी, परंतु आप इतने तो व्यस्त कि इतनी महत्वपूर्ण चीज़ पर भी आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा। टाइमिंग का अर्थ है ठीक समय पर ठीक स्थान पे चोट मारना। आपने क्रिकेट, टेबल टेनिस या बेसबॉल वगैरह खेल तो कभी न कभी खेले ही होंगे। क्रिकेट में बेहतरीन शॉट कब लगता है? जब बल्ले का ठीक भाग ठीक समय पर ठीक फोर्स के साथ गेंद से टकराता है और वह शॉट अति शानदार होता है। ऐसा ही टेबल टेनिस और बेसबॉल में भी होता है। और यहाँ मैं आपको समझा यह रहा हूँ कि ऐसा ही जीवन में भी होता है। बस 2-4 शॉट ठीक समय पर ठीक जगह पर लगा दो कि जीवन सुखी और सफल। समझ नहीं आता कि यह रोज़ रोज़ की मूर्खताएं कर और छोटी मोटी सफलता पाने हेतु इतनी मेहनत कर क्यों मनुष्य जीवन की इस कदर तौहीन कर रहे हो। दरअसल यह बात समझना आपके लिए इतनी आवश्यक है कि इस बात को एक और उदाहरण देकर समझाए बगैर मेरा दिल ही नहीं मानेगा, क्योंकि यह एक बात समझना आपको लाखों में एक बना सकता है। आपने हेनरी फोर्ड का नाम सुना ही होगा। जी हाँ, जिन्हें ऑटोमोबाइल का किंग कहा जाता है। वे इस मुकाम तक कैसे पहुँचे? यह उस दौर की बात है जब ऑटोमोबाइल अस्तित्व में तो आ गई थी, परंतु उनकी मांग बिल्कुल नहीं थी। यह नहीं कि उसकी उपयोगिता किसी की समझ में नहीं आ रही थी या कोई खरीदना नहीं चाहता था, परंतु दिक्कत यह थी कि उस समय बॉडी कोई और बनाता था तो इंजन कोई और, तथा सारे स्पेयर पार्ट भी अलग अलग लोग बनाते थे। अब जिसे गाड़ी खरीदना हो उसे सब जगह से अलग अलग सब कुछ खरीद कर स्वयं असेंबल करना या करवाना पड़ता था, और कुछ गड़बड़ हो जाए या फिर बिगड़ जाए तो मरम्मत भी स्वयं करते आना जरूरी था। अब सोचिए, ऐसे में कौन गाड़ी खरीदेगा? बस यही हेनरी फोर्ड ने कमाल कर दिखाया। ऑटोमोबाइल बनाने वाले बना चुके थे, बॉडी समेत सारे स्पेयर पार्ट्स बन ही रहे थे, गाड़ियों की मांग भी थी ही। बस उन्होंने बड़े पैमाने पर उत्पादन हेतु एक असेंबल यूनिट डाल दी, साथ ही मरम्मत की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी, और इसका परिणाम आपकी आंखों के सामने है। आज घर घर में गाड़ी हो गई है। सो मेहरबानी कर थोड़ा सा उस टाइमिंग को समझ जाओ। यह टाइमिंग का खेल एक दो नहीं, जीवन की सारी सफलताओं के पीछे का राज है। बात को समेटने से पूर्व इससे थोड़ा अन्य उदाहरण से भी समझाऊं तो जो भी सफल नेता है उन्होंने या तो आम प्रजा क्या सोच रही है यह सबसे पहले पहचानता है, या फिर बनती बिगड़ती परिस्थितियों के आधार पर जनता को किस लुभावने वादे में फंसाया जा सकता है यह अच्छे से समझ जाता है, या फिर किस बात के लिए उन्हें आंदोलित किया जा सकता है यह अच्छे से पहचाना है। यानी कुल मिलाकर बनी परिस्थितियों का ठीक आकलन किया है। ठीक यही गणित जीवन की सारी व्यावसायिक सफलताओं के बाबत भी है। वहाँ भी जिसने लोगों की ज़रूरत या मांग को ठीक से पहचाना है वही रातों रात बड़ी सफलता पा गया है। एडिसन तो कहते ही हैं कि उनके सारे आविष्कार ने जन्म ही आवश्यकता की कोख से लिया है। कुल मिलाकर जीवन में बड़ी सफलता उसे ही मिलती है जिसके भीतर मेरी गति तेज हो, तथा साथ ही वह मेरे ही द्वारा निर्मित परिस्थितियों के ठीक आकलन करने की क्षमता रखता हो, और जो ठीक समय पर शॉट मारने की कला यानी टाइमिंग बिठाना सीख जाए उसकी तो बात ही क्या करना। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।